डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रीडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करना। रीडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो पिछले वीडियो में आपको एनर्जी के बारे में बताए थे, कुल ऊर्जा का जो फार्मूला यहाँ पे बताया गया था, EN इक्वल टू होता है माइनस और ब्रैकेट में mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² 1/n²। इसका डेरिवेशन हम लोग ज्ञात किए थे। आइए देखिए यहाँ पर इसमें रीडबर्ग नियतांक होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिखें, यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ n की जगह पे पहले सेल में लिखते हैं, तो पहले सेल और दूसरे सेल के लिए अगर इसका फार्मूला बनाया जाए यहाँ पर, तो यहाँ ऊर्जा जो स्थानांतरित होता है, यानी पहले सेल के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² और यहाँ पे आ जाएगा z²। ठीक है, z² 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा तो 1 ही रहेगा इसमें, तो ये z² केवल हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी जो n1 इसको हम पहले सेल के लिए यहाँ पर n के लिए लिख सकते हैं n1, यानी पहले सेल के यहाँ पर n1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं E2 के लिए यहाँ पर जो आपका फार्मूला बनेगा -n2 हो जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा me⁴, ठीक है, e⁴ और 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/n²। ठीक है, n²। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी गैप यानी डेल्टा ई, यहाँ पर डेल्टा ई बराबर आपको क्या बताया गया, h न्यू होता है। डेल्टा ई बराबर h न्यू, यानी प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो E बराबर h न्यू होता है, यानी डेल्टा ई बराबर h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू जो है यहाँ पर आवृत्ति है। न्यू को हम क्या लिखते हैं, आवृत्ति लिखते हैं। तो न्यू बराबर होता है c/λ। अगर इसी फार्मूले को हम सही करें यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c/λ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं न्यू बराबर जो है c/λ लिख सकते हैं यहाँ पर। और इस फार्मूले को अगर हम इसमें लिखें यहाँ पर, तो डेल्टा ई, यानी यहाँ पर जो डेल्टा ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E2 - E1, उच्च ऊर्जा वाले सेल से पहले सेल को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे c/λ। तो हम यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो लैम्डा इक्वल टू या 1/λ इक्वल टू लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 - E1 अपान HC हो जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ से। अब E2 - E1 की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पर E2 - E1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग इसमें कॉमन है, तो E2 के स्थान पे ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और साथ साथ अगर हम इसमें कॉमन ले लें अभी से ही me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बनेगा 1/n², और साथ साथ ये E1, यहाँ पर जब E1 आएगा माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वहाँ पर हो जाएगा 1/n1²। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा z²। ठीक है, तो z² होगा ही, इसमें भी z² है, इसमें भी z² होगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक आध पॉइंट कहीं छूट जाता है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, कि कहीं ऐसा जो है कुछ छूट तो नहीं रहा है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पर आ गया आपका जो ये फार्मूला है 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं और लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ लिख सकते हैं me⁴ और 8 एप्सिलॉन स्क्वायर और h²। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर ये कॉमन आया और HC रहेगा ही, साथ साथ इसमें HC भी रहेगा, तो यहाँ पे हम HC को इसी में ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए HC, तो 1/HC लिख देते हैं इसमें, तो HC, तो H का जब गुणा करेंगे इसमें, तो H यहाँ पे h² था तो h³ हो जाएगा यहाँ पर h³ और इसमें 1/n1² को पहले लिख देते हैं, 1/n2² को बाद में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए एक कांस्टेंट आया जो me⁴ है और 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है देख रहे हैं आप यहाँ पर
जो h³ और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये मान जो आया है me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर c, जो ये मान मिल रहा है, ये कांस्टेंट को, इसी को हम रीडबर्ग नियतांक कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा रीडबर्ग नियतांक। ध्यान दीजिए, इसमें रीडबर्ग नियतांक किसी को कहेंगे, ये रीडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको बताया, तो उन्हीं के आधार पर जो है इसको रीडबर्ग नियतांक भी पढ़ते हैं इसमें। और इस नियतांक को हम लिखेंगे, रीडबर्ग नियतांक को कैपिटल R से लिखते हैं इसमें। तो इस फार्मूले को अगर हम और सही से लिखें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख रहे हैं इसमें। तो इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा क्रम लिखिए। Z², अगर हाइड्रोजन के लिए आप Z का मान, जैसे भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए Z का मान भिन्न भिन्न होता है, तो Z का मान जैसे आप बदलते जाएंगे तो उन परमाणुओं के लिए भी इसका मान बदलता जाएगा। तो उसमें जैसे ये मान दिया हुआ है 1/λ, देखिए वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/λ = लिख सकते हैं me⁴ और यहाँ पे 8 एप्सिलॉन स्क्वायर और यहाँ पे h³ और c, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फार्मूला है वेवलेंथ के लिए। और साथ साथ इसी में ध्यान दीजिए Z² भी आना चाहिए। तो यहाँ E2 - E1 हमने मिटा दिए हैं, यहाँ पे कहीं Z छूट गया था, तो इसी में आएगा E2 - E1 में ही Z² होता है इसमें। तो Z² को हम बाहर कर देते हैं इसमें। ये जो आपका Z² आ रहा है, इस Z² को क्या करेंगे, यहाँ पर इस Z² को बाहर कर देंगे। ओके, यहाँ पर आ गया आपका Z², ठीक है। तो यहाँ पर ये मान जो आया Z², यहाँ पर ये Z क्या है, भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए जो है ये क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। तो इसमें जो है यही हमारा जो है कैपिटल R हो जाएगा। और कैपिटल R को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसको कैपिटल R से लिखते हैं, me⁴ हो जाएगा और 8 एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और h³ और इंटू हो जाएगा c। ये रीडबर्ग नियतांक है। इसका मात्रक अगर आप निकालते हैं, जैसे R की वैल्यू क्या होती है, इसका जो मात्रक निकाला जाता है वो मीटर इनवर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। यहाँ बहुत से प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका क्या लिखते हैं, मीटर इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E जो है इसका आवेश है, और इस सबका मान अगर हम एक साथ रखते हैं इसमें, तो इसको जब हम हल करते हैं तो हल करने के बाद इसका जो मान हमको प्राप्त होता है वो 1.09 × 10⁻7 होता है। ये इसका मान होता है 1.09 × 10⁻7 और मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर इतना बड़े बड़े मान हैं इसके, इसको हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसमें आंसर तो आप याद हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल जब भी लगाएंगे तो ये R की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। A8 जो है यहाँ कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। H प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻34 होता है। और C प्रकाश का वेग है 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, अब इतनी वैल्यू जब आप रखें, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होगा यहाँ पर। इसको याद रखिए, हमेशा जब भी आपसे पूछा जाता है कि रीडबर्ग नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है, बहुत से कंपटीशन में पूछा गया है, तो रीडबर्ग नियतांक का जो बीमीय सूत्र होगा, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L और माइनस क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। ओके, अगर इसके आधार पे हम इस फार्मूले को और सही लिखें R के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं RZ² और यहाँ पर लिख सकते हैं 1n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी एक फार्मूला बन गया यहाँ से। RZ², एक परमाणु मतलब Z यानी हाइड्रोजन के लिए Z का मान जो है 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो जब 1 लिखेंगे तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए हम एक फार्मूला का प्रयोग आगे करेंगे इसमें, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/r, और Z का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे केवल R रहेगा, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है।
इससे जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत ही आरामदायक, मतलब बहुत अच्छा फार्मूला है और बहुत शॉर्ट फार्मूला है। यही फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे n2 का मान हम 6 रख दें, n1 का मान 5 रख दें, 5वें सेल से 6वें सेल में जा रहा है, 7वें सेल से 8वें सेल में जा रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी इस फार्मूले की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये रिडबर्ग नियतांक का मान हो गया। इसको आप डेरिवेशन देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे फिर। ओके।